सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज का विषय है मिश्र वाक्य। यानी इसके पहले रचना के आधार पर दो भेद आपने पढ़े, सरल वाक्य और दूसरा संयुक्त वाक्य। आज हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में जहाँ प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है, दोनों ही उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्यों में क्या होता है कि एक उपवाक्य तो स्वतंत्र होता है लेकिन शेष उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं और आश्रित रहने के कारण उन्हें आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। तो मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होगा जिसको प्रधान उपवाक्य कहा जाएगा और जो उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होंगे उन्हें आश्रित कहा जाएगा। तो अब यहाँ कुछ उदाहरण है। प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई। तो अब मैं उस लड़की से मिला था, यह हो गया प्रधान उपवाक्य। जिसकी किताब खो गई, यह हो गया आश्रित उपवाक्य। दूसरा उदाहरण है कि मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं। तो मैंने वही मकान खरीदा है, यह प्रधान, और जहां आप रहते हैं यह आश्रित। तो अगला उदाहरण है, पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। अब पिताजी ने मुझसे कहा, यह प्रधान उपवाक्य, कि वे बहुत बीमार हैं, यह आश्रित उपवाक्य। अब ये ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्रायः कि, जो, जहां, जब तब, तो, अगर आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। यानी मिश्र वाक्य का जो आश्रित उपवाक्य वाला हिस्सा होता है वो इन्हीं सब समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़ा रहता है। जैसे पूरा वाक्य अगर यह कहा जाए कि मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई, तो देखिए इस वाक्य में जिसकी, ये जो संबंधवाचक सर्वनाम से बना शब्द है, तो ये है समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक इस वाक्य में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो ये हिस्सा हो गया आश्रित का और यह हो गया प्रधान का। अगला उदाहरण को भी ध्यान से समझिए। जैसे जब, तब, जहाँ, वहाँ, ये सब क्रिया विशेषण में प्रयुक्त होता है। तो अब देखिए इस वाक्य में कि मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते हैं। तो अब ये देखिए, ये जहाँ आप रहते हैं ये हो गया आश्रित, ये समुच्चय बोधक। अब बाकी जो बचा यह प्रधान हो गया। इसी तरह से पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। अब देखिए ये की समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग है। तो अब ये हो गया पिताजी ने मुझसे कहा, यह प्रधान हो गया, और कि वे बहुत बीमार हैं यह आश्रित। तो मिश्र वाक्य के उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य, वो इन्हीं सब समुच्चय बोधक अवयवों से प्रारंभ होते हैं। तो इसी से ही आप आसानी से जो है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को समझ सकेंगे, उनको पहचान लेंगे। अब मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य में कहीं पर भी आ सकता है। वाक्य के आरंभ में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। अब इसको जानने के लिए इन उदाहरणों को देखिए कि आरंभ में, यानी आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य जो है यह इसके आरंभ में, कि जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। अब जो, ये है समुच्चय बोधक अव्यय, जो संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये हो गया, ये इतना हिस्सा जो है यह हो गया आश्रित और बाकी जो बचा यह प्रधान। कि जो लड़का यहाँ आया था वह हो गया आश्रित उपवाक्य और यह वह बहुत बीमार है यह प्रधान हो गया। अब मध्य में, वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है। अब इसमें देखिए आश्रित उपवाक्य वाक्य के मध्य में है और प्रधान दो हिस्से में है, वह लड़का और दूसरी बहुत बीमार है, यह है प्रधान उपवाक्य। और जो कल यहाँ आया था यह हो गया आश्रित उपवाक्य। अब वाक्य के अंत में कि वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। अब यह हो गया प्रधान और जो कल यहाँ आया था यह हो गया आश्रित। तो हमें यह ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय की, जो, जहाँ, जब, तब, अगर, तो आदि अव्ययों से जुड़े रहते हैं और वह आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में, मध्य में और अंत में, तीनों में से कहीं पर भी आ सकते हैं। तो अब मिश्र वाक्य के तीन भेद हैं। अब तो मिश्र वाक्य के तीन भेद हैं।
जिसमें सबसे पहला है संज्ञा उपवाक्य। अब उन 3 भेदों में है, पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि संज्ञा उपवाक्य, अब मिश्र वाक्य का पहला भेद है संज्ञा उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा के लिए कई पद उसमें जुड़ जाते हैं, तो उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और प्रायः संज्ञा उपवाक्य की समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं। अब की समुच्चय बोधक, संज्ञा उपवाक्य को पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है, वह यह है कि की समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये बहुत ध्यान रखना होगा कि यह की समुच्चय बोधक यदि विकल्प दिखाने का काम कर रहा है, ऑप्शन दे रहा है, तब वह संयुक्त वाक्य बन जाएगा, और यदि वह आगे के वाक्य को आश्रित कर रहा है तब वह आश्रित उपवाक्य होगा। तो संज्ञा उपवाक्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि यह की समुच्चय बोधक से जुड़ा रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि की का लोप कर दिया जाता है। जब हम वाक्य को पढ़ेंगे तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस मिश्र वाक्य में की समुच्चय बोधक छिपा हुआ है। अब पहला उदाहरण है कि मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। अब इस वाक्य में, इस मिश्र वाक्य में तो की समुच्चय बोधक स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन अब अगला ये उदाहरण देखिए, मुझे मालूम था वह नहीं आएगा। मुझे मालूम था वह नहीं आएगा। अब इस वाक्य को पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर की का लोप है। अब की लगा मुझे है तो यह है मिश्र वाक्य, एकदम स्पष्ट है। अब मुझे मालूम था यह हो गया प्रधान, वह नहीं आएगा यह हो गया आश्रित। अगला उदाहरण देखिए, वह नहीं आएगा मुझे मालूम था। अब वाक्य के आरंभ में आने के कारण की आवश्यकता नहीं है। अब कोई वाक्य की से तो शुरू होता नहीं है, की से, तो इसलिए यहाँ पर प्रारंभ में नहीं लगाया गया है। तो संज्ञा उपवाक्य वह उपवाक्य है जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं और इसके लिए की समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अन्य उदाहरण देखिए, मेरा यह डर कि वह बीमार होगी सच निकला। अब इसमें प्रधान हो गया मेरा यह डर सच निकला, यह प्रधान हो गया। कि वह बीमार होगी यह हो गया आश्रित उपवाक्य। और कौन सा आश्रित उपवाक्य हो गया? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अगला उदाहरण है, पिताजी ने कहा कि वे कभी झूठ नहीं बोलते। अब पिताजी ने कहा था, यह हो गया प्रधान उपवाक्य। कि वे कभी झूठ नहीं बोलते यह हो गया आश्रित उपवाक्य। और कौन सा आश्रित उपवाक्य हो गया? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और पूरा वाक्य हो गया मिश्र वाक्य का संज्ञा उपवाक्य। अगला है ये मिश्र वाक्य का दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य। अब विशेषण उपवाक्य ऐसे उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहे जाते हैं जो उपवाक्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं। अब विशेषण तो संज्ञा की विशेषता बताता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जो उपवाक्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, मेरे कमरे में एक बहुत पुरानी घड़ी है। अब ये देखिए एक सरल वाक्य है ये कि मेरे कमरे में एक बहुत पुरानी घड़ी है। अब इसी को जो है अगर हम मिश्र वाक्य में बदल दें तो यह इस तरह से बन जाएगा कि मेरे कमरे में एक ऐसी घड़ी है जो बहुत पुरानी है। तो मेरे कमरे में एक ऐसी घड़ी है जो बहुत पुरानी है। अब यदि घड़ी कैसी है? पुरानी। अब वाक्य को दो भाग में कर दिया, एक प्रधान हो गया, मेरे कमरे में एक घड़ी है, यह प्रधान उपवाक्य हो गया, जो बहुत पुरानी है यह आश्रित उपवाक्य हो गया। दूसरा उदाहरण है, नीली कमीज वाले लड़के को बुलाइए। अब देखो यह एक सरल वाक्य है। अब किस लड़के को बुलाइए? नीली कमीज वाले को। अब इसको मिश्र वाक्य में बदल दिया कि जो नीली कमीज पहने हैं उस लड़के को बुलाइए। अब उस लड़के को बुलाइए यह प्रधान उपवाक्य हो गया, जो नीली कमीज पहने हैं वह आश्रित उपवाक्य हो गया। और कौन सा आश्रित हो गया? विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। तीसरा उदाहरण है, मैं दान दिए हुए रुपए नहीं लूंगा। अब ये सरल वाक्य है। अब इसको देखो मिश्र वाक्य बना दिया कि मैं वे रुपए नहीं लूंगा जिन्हें दान दे चुका हूं।
तो मैं वे रुपए नहीं लूंगा, यह हो गया प्रधान उपवाक्य। जिन्हें दान दे चुका हूं, यह हो गया आश्रित उपवाक्य। और कौन सा आश्रित उपवाक्य हो गया? विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आगे ध्यान दीजिए कि विशेषण उपवाक्यों के प्रारंभ में प्रायः संबंधवाचक सर्वनाम जो या जो से बने हुए रूप, जैसे जिस, जिसे, जिसका, जिसमें, जिससे, जिस पर, जिसके लिए, यानी जो और उसके साथ जुड़ा हुआ परसर्ग आदि का प्रयोग होता है। यानी मिश्र वाक्य का विशेषण उपवाक्य जो संबंधवाचक सर्वनाम से युक्त होता है। विशेषण उपवाक्यों में जो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग अवश्य होता है, और या फिर जो से बने हुए अन्य रूप, जैसे जिस, जिसे, जिसका, जिसमें आदि। तो विशेषण उपवाक्य, मिश्र वाक्य के विशेषण उपवाक्यों को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि यह जो परसर्ग, जो संबंधवाचक सर्वनाम इसमें रहता है, या फिर जो से बने हुए अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण पर ध्यान दीजिए कि जिसे तुम जानते नहीं हो उससे क्या बात करोगे। अब ये देखो, जो संबंधवाचक सर्वनाम से बना है जिसे। अब इसको है कि उससे क्या बात करोगे, यह हो गया प्रधान। और जिसे तुम जानते ही नहीं, यह हो गया आश्रित। और कौन सा आश्रित? विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब दूसरा उदाहरण है कि उसी से किताब मांगो जिसको दी थी। अब जो से देखिए, जो संबंधवाचक सर्वनाम से बना हुआ है जिसको, तो जिसको दी थी यह हो गया आश्रित, और उसी से किताब मांगो यह हो गया प्रधान। अगला उदाहरण है कि जो लड़का यहाँ घूम रहा था मेरा छोटा भाई है। अब मेरा छोटा भाई है, यह हो गया प्रधान, और जो लड़का यहाँ घूम रहा था यह हो गया आश्रित। तो विशेषण उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताने का काम करते हैं, और ये प्रायः जो संबंधवाचक सर्वनाम के से बने रूप, जैसे जिस, जिसे, जिसका आदि से प्रारंभ होते हैं। आश्रित उपवाक्य इन्हीं से प्रारंभ होते हैं। अब मिश्र वाक्य का तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण से वैसे ही स्पष्ट है कि यह क्रिया की विशेषता बताएगा। तो जो उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहे जाते हैं। अब इसको समझने के लिए आप उदाहरण पर ध्यान दीजिए। जैसे यह एक सरल वाक्य है कि वह धीरे धीरे चल रही थी। कैसे चल रही थी? धीरे धीरे। अब इसी को अगर हम मिश्र वाक्य बनाएं तो अब मिश्र वाक्य बना करके इसे दो भाग में कर दिया, एक प्रधान और दूसरा आश्रित। तो अब इसको बदल दिया कि वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलते हों। अब यहाँ चलने की विशेषता पता चल रही है, और चलना क्रिया है। तो यह हो गया वह ऐसे चल रही थी, यह हो गया प्रधान, और जैसे बीमार चलते हों यह हो गया आश्रित उपवाक्य। और कौन सा हो गया? यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। अब इसको और विस्तार से समझिए कि क्रिया विशेषण उपवाक्य भी क्रिया विशेषण शब्दों की भांति क्रिया की विशेषता बताते हैं। अर्थात क्रिया के घटित होने का समय, स्थान, रीति, दिशा, कारण, परिणाम आदि की सूचना जिन उपवाक्यों से मिलती है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो उसी तरह से ये क्रिया विशेषण उपवाक्य भी क्रिया के घटित होने का समय, स्थान, दिशा, कारण आदि आदि की सूचना देते हैं। अब उदाहरण देखिए कि जब मैं भारत में रहता था रोज फिल्में देखता था। अब रोज फिल्में कब देखता था? जब मैं भारत में रहता था। तो अब रोज फिल्में देखता था यह हो गया प्रधान, और जब मैं भारत में रहता था यह हो गया आश्रित। और पूरा उपवाक्य हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। दूसरा उदाहरण है, जहां मैं रहता हूं वहां अब कोई नहीं रहता। तो अब वहां अब कोई नहीं रहता स्थान बता रहा है, तो यह हो गया प्रधान उपवाक्य, और जहां मैं रहता हूं यह हो गया आश्रित उपवाक्य। और कौन सा आश्रित? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताने के आधार पर ही क्रिया विशेषण उपवाक्यों के बहुत सारे भेद हैं। अब ये भेद हैं इस प्रकार है कि समयवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण,
परिणामवाची क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण, शर्तवाची क्रिया विशेषण, विरोधवाचक क्रिया विशेषण, प्रयोजनवाची क्रिया विशेषण, यानी अनेक प्रकार हैं, अनेक प्रकार से। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब क्रिया की विशेषता बताएं तो वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहे जाएंगे। अब मिश्र वाक्यों की रचना वस्तुतः इन 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्यों के योग से होती है, यानी संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, इन्हीं के योग से होती है। तो मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होगा तथा शेष उपवाक्य क्या होंगे? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई होगा। और अब इन आधारों पर मिश्र वाक्य के 3 प्रकार हो जाते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य। तो यह था मिश्र वाक्य। आशा है कि आपको मिश्र वाक्य अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिश्र वाक्य में बस आपको यही ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। विभिन्न समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। की योजक के प्रयोग वाले वाक्य अक्सर ज़्यादातर जो है वह संज्ञाश्रित उपवाक्य के होते हैं और जो संबंधवाचक सर्वनाम से युक्त आश्रित उपवाक्य वाले मिश्र वाक्य ये विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं और क्रिया विशेषण की जो है क्रिया की विशेषता बताने वाले यह सब क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहे जाते हैं। तो सारे उदाहरणों को बहुत ध्यान से देखिएगा। उदाहरणों से जो है इसको समझने में अत्यंत आसानी होगी। तो पूरे इस मिश्र वाक्य पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िए, सारे उदाहरणों पर विशेष ध्यान रखिए। उम्मीद है कि यह आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।